मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इतिहास विषय के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अतीत की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत प्रमुख हैं। मध्यकालीन भारत के कुछ साहित्यिक स्रोतों में रेहला, तारीख ए फिरोज शाही और तहकीक ए हिंद के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले चर्चा करते हैं रेहला की। रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था, जो अफ्रीका का निवासी था और यात्री के रूप में भारत आया। 1304 ईस्वी में तंजीवर में उसका जन्म हुआ था। 1333 ईस्वी में उसने भारत में प्रवेश किया। वह 14 वर्ष भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1334 ईस्वी में उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिस पद पर उसने काफी वर्षों तक कार्य किया। बाद में सुल्तान ने असंतुष्ट होकर उसे उस पद से हटा दिया, परंतु जब सुल्तान उससे पुनः संतुष्ट हो गया, तब उसने 1341 ईस्वी में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा, परंतु रास्ते में जहाज के खराब हो जाने के कारण वह बीच रास्ते से ही वापस लौट आया। उसके पश्चात वह स्वदेश वापस चला गया तथा 25 वर्ष तक मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में रहा। उसी की आज्ञा पर उसने अपनी विदेश यात्रा का विवरण लिखा, जो रेहला नामक ग्रंथ कहलाया। रेहला में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसने सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन किया, परंतु सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की परिस्थितियों का उसने अधिक विस्तृत रूप से वर्णन किया। उसने सुल्तान की क्रूरता, उदारता, राजधानी परिवर्तन और उसके परिणाम आदि का वर्णन किया। उसने दिल्ली नगर, विभिन्न नगरों के बाजार, भारतीय उत्सवों, मेलों, पशु पक्षियों, वेशभूषा, बंगाल की जलवायु आदि का वर्णन किया। इस प्रकार रेहला से तत्कालीन इतिहास, राजनीति, शासन व्यवस्था, दरबार का जीवन, नागरिक जीवन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति आदि सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इब्न बतूता धर्म और कानून का विद्वान था। उसने रेहला को भारत में नहीं लिखा, इस कारण उस पर ना तो कोई दबाव था और ना उसे कोई लालच। उसने अपने विवरण को अपने ज्ञान और परिस्थितियों की स्वयं की जानकारी के आधार पर लिखा था। यदि उसने किसी अन्य ग्रंथ की सहायता ली तो उसने उस ग्रंथ का वही उल्लेख भी किया। इस कारण आधुनिक इतिहासकार उसके विवरण को पर्याप्त सत्य मानते हैं। इस कारण रेहला एक उपयोगी ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ स्वीकार किया गया है। अब चर्चा करते हैं तारीख ए फिरोज शाही की। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में एक शिक्षित और संपन्न परिवार में हुआ था। उसने अनेक विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। उसके पिता सुल्तान बलवन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे। जियाउद्दीन बर्नी अपने युग का प्रतिभाशाली विद्वान था। वह गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था। सुल्तान गियासुद्दीन ने उसे दरबार में एक सम्मानित स्थान प्रदान किया और वह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा। वह उसके दरबार में नदीम के पद पर रहा, परंतु सुल्तान फिरोज तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी के जीवन के अंतिम वर्ष आर्थिक संकट में व्यतीत हुए। संभवतः इसी कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त करने और पुनः मान्यता प्राप्त करने के लिए फिरोज की प्रशंसा में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी की रचना की। उसने अपनी रचना अमीर व कुलीन लोगों को समर्पित की। बर्नी ने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से कुछ उपलब्ध भी नहीं है, और जो ग्रंथ उपलब्ध है उनमें तारीख ए फिरोज शाही को ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बर्नी ने इस ग्रंथ की रचना 1358 ईस्वी के लगभग की। बर्नी ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था।
इतिहासकार इलियट और डाउसन ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखित भारत का इतिहास के तृतीय भाग में किया। इस ग्रंथ में सुल्तान बलबन के सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। उसने इस ग्रंथ को वहां से आरंभ किया जहां से तबकात ए नासिरी समाप्त होता है। इस प्रकार इस ग्रंथ से सुल्तान बलबन, खिलजी सुल्तानों और तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बर्नी ने इस ग्रंथ में राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध, सामाजिक स्थिति, आर्थिक दशा आदि सभी का वर्णन किया है, जिसके कारण यह ग्रंथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास और सभ्यता को जानने के लिए मूल्यवान ग्रंथ माना गया है। बर्नी ने सत्य लिखने का दावा किया था और इसके लिए उसने प्रयत्न भी किया था। यद्यपि उसने स्वयं स्वीकार किया था कि वह सुल्तानों के विरुद्ध लिखने का साहस नहीं कर सकता, जिसके कारण इतिहासकार इलियट और डाउसन ने उसे एक न्यायपूर्ण लेखक मानने से इनकार किया। आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ ने बर्नी पर दोष लगाया है कि उसने कुछ घटनाओं की तारीखें नहीं लिखी और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा। बर्नी पर धार्मिक कट्टरता का भी दोष लगाया गया है। उसने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा कि हिंदू और काफिर वस्तुओं की चोर बाजारी करते थे। उसी प्रकार मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसने लिखा था कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। इससे सिद्ध होता है कि हिंदुओं के प्रति वह अनुदार था। इसी कारण तारीख ए फिरोज शाही को पूर्णतया विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी उसे एक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है, क्योंकि बर्नी स्वयं विभिन्न घटनाओं को देखे हुए था और उसका वर्णन उसने विस्तृत रूप से किया। अब चर्चा करते हैं तहकीक ए हिंद की, जिसे किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक ए हिंद का लेखक अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार का सदस्य था। उसे अबू रिहान के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जिसे आधुनिक समय में खीवा के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। 1017 ईस्वी में खीवा के युद्ध के समय महमूद गजनवी ने उसे बंदी बना लिया था। अल बरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान था। महमूद ने उसकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित होते हुए उसे राज दरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया। महमूद के आक्रमणों के अवसर पर अल बरूनी कई बार भारत में आया। भारत को लूटने के बाद महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ लौट गया, किंतु अल बरूनी कई वर्षों तक भारत में रुका रहा। भारत में उसने विभिन्न भागों का भ्रमण किया और संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। उसने भारत के विषय में अपने विभिन्न पुस्तकों में लिखा, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान तहकीक ए हिंद का है। तहकीक ए हिंद एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय हैं। इसमें भारत के ज्ञान, दर्शन, ग्रंथों तथा जीवन के सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। महमूद के पुत्र मसूद ने भी अल बरूनी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अल बरूनी को अपने समय के महान विद्वानों में उच्च स्थान प्राप्त है। अल बरूनी ने अपने ग्रंथ तहकीक ए हिंद में भारत के प्राकृतिक परिस्थितियों और राजनीतिक तथा सामाजिक दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उसने भारत की नदियों, पहाड़ों, जलवायु, मैदानों आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उसने भारतीय भाषाओं, रीति रिवाजों, सामाजिक परंपराओं, धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं आदि का विशद वर्णन किया है। उसने श्रीमद् भगवद गीता, वेदों, उपनिषदों, पंतजलि का योग शास्त्र आदि का उल्लेख भी अपनी पुस्तक में किया है। उसने भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, आमोद प्रमोद आदि के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा है। तत्कालीन समाज में बाल विवाह प्रचलित था, किंतु विधवा विवाह वर्जित था। संतान के विवाह की व्यवस्था माता पिता के द्वारा की जाती थी। जाति प्रथा का कट्टरता से पालन किया जाता था और समाज में
छुआछूत की भावना का प्रचलन था। अल बरूनी ने शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है। उसके अनुसार इस समय विभिन्न प्रकार के शिल्प मुख्यतः शूद्रों से संबंधित थे। उसने 8 प्रकार के चंडालों का उल्लेख किया। इसमें मोची, मछुआरे, शिकारी, टोकरी बनाने वाले, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले आदि शामिल थे। उसने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा जैसी बुराइयों का भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि भारतीय अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समाज और अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते थे। तत्कालीन भारत की धार्मिक दशा पर प्रकाश डालते हुए उसने लिखा है कि हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वैष्णव मत इस समय के भारत का लोकप्रिय मत था और अधिकांश भारतीय विष्णु अथवा नारायण के उपासक थे। अल बरूनी ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। उसने लिखा है कि भारत की न्याय व्यवस्था उदार और मानवीय थी। लिखित और कभी कभी मौखिक न्याय प्रार्थना भी स्वीकार कर ली जाती थी। मुकदमों का फैसला गवाहियों के आधार पर किया जाता था। न्याय की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को समान नहीं समझा जाता था। ब्राह्मणों को मौत की सजा नहीं दी जाती थी। उसने भारतीयों की मुद्रा व्यवस्था और माप तौल के साधनों के संबंध में भी लिखा। उसके विवरण के अनुसार भारत में विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक मात्रा में था। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख साधन था। उत्पादन का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, किंतु ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा जाता था। अल बरूनी ने केवल उत्तरी भारत के ही कुछ राज्यों और राजाओं का उल्लेख किया है। उसने गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र और मुंगेर राज्यों का वर्णन किया है, किंतु दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा है। उसने लिखा है कि भारतीयों में एकता का अभाव था। पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष के कारण वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण करने में असमर्थ रहे। निसंदेह अल बरूनी के ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद से भारत के विषय में विविध और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने घरों में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।